अच्छा जी, आज जो है हम एक डेटा रिस्पॉन्स सॉल्व करेंगे जो हमारा सेक्शन ए में आता है, जिसको कुछ बच्चे केस स्टडी भी कहते हैं। तो मैंने जो है मई जून 2023 के पेपर का एक डेटा रिस्पॉन्स निकाला हुआ है, तो आज हम इसको सॉल्व भी कर रहे होंगे और एंड में जो है मैं आपको अपने सॉल्व्ड आंसर्स भी दिखाऊंगा। तो शुरू करते हैं फिर। तो इस केस में ना हमारे पास ज्ञाना से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है और हमारे पास जो है एक फैक्ट फाइल है ज्ञाना की 2020 की। तो ज्ञाना में 2020 में जो पॉपुलेशन थी दैट वाज 7,90,000। फिर हमारे पास एस्टिमेटेड ऑप्टिमम पॉपुलेशन का डेटा भी दिया हुआ है। अब ऑप्टिमम पॉपुलेशन क्या होती है? ऑप्टिमम पॉपुलेशन वो पॉपुलेशन होती है जो कंट्री की रिसोर्सेज के हिसाब से ना बिल्कुल एक बैलेंस्ड पॉपुलेशन होती है। यानी अगर ये पॉपुलेशन हो ना आपकी कंट्री में, तो ना आपकी कंट्री ओवर पॉपुलेटेड है ना आपकी कंट्री अंडर पॉपुलेटेड है, यानी ये एक तरीके से बैलेंस्ड पॉपुलेशन है ना। अब जो है आगे हमारे पास डेटा दिया हुआ है, प्रोपोर्शन ऑफ पीपल लिविंग इन पुअर्टी दैट इज 35%। यानी गयाना की जो पॉपुलेशन है इसमें से 35% लोग जो है वो पुअर्टी का शिकार हैं। फिर हमारे पास इकोनॉमिक ग्रोथ रेट दिया हुआ है दैट इज 26%, अनएम्प्लॉयमेंट रेट दिया हुआ है दैट इज 11%, और हमारे पास करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट दिया हुआ है। और अगर आप गौर से देखें तो ये फिगर हमारे पास नेगेटिव में दी हुई है, नेगेटिव $237 मिलियन। तो नेगेटिव क्या रिस्पॉन्स, नेगेटिव से हमें क्या पता लग रहा है कि भाई हमारा जो करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो किसमें है? डेफिसिट में। ठीक है जी, तो हमारा जो करंट अकाउंट है वो डेफिसिट में है। ये हमें कैसे पता लगा? माइनस का साइन देख के। अब आगे बढ़ते हैं जरा। तो Guyana was the fastest growing economy in the world in 2020. Sugar, gold and timber have accounted for a high proportion of the country's output and exports for some time. यानी Guyana जो है वो 2020 में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थी दुनिया की, और शुगर, गोल्ड और टिम्बर जो है वो बहुत हाई प्रोपोर्शन में प्रोड्यूस भी किए जाते थे और एक्सपोर्ट भी किए जाते थे। In 2020, the sugar industry was hit by bad weather and falling global demand. इसकी शुगर इंडस्ट्री को जो है एक झटका लगता है, किस वजह से? बैड वेदर की वजह से और फॉलिंग ग्लोबल डिमांड की वजह से। इन कॉन्ट्रास्ट द आउटपुट ऑफ गोल्ड एंड टिम्बर इंक्रीज। अच्छा, तो शुगर इंडस्ट्री तो आपकी हिट हुई है, लेकिन इसके कंट्रास्ट में आपका गोल्ड का आउटपुट और टिम्बर का आउटपुट बढ़ा है। अब आगे देखते हैं। The main reason why Guyana's real GDP increased so rapidly was the increase in oil production. यहाँ पे oil production ज्यादा हुई है जिसकी वजह से कंट्री का GDP बढ़ा है। Oil was discovered offshore by a foreign multinational company in 2015 and the MNC started production in 2019. ये जो है MNC ने डिस्कवर किया था। MNC क्या होती है? मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस वो बिजनेसेस होते हैं जो कि मोर देन वन कंट्री में ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो एक एमएनसी ने जो है यहाँ पे ऑयल डिस्कवर किया था। इट इज प्रेडिक्टेड दैट Guyana विल बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर पर हेड बाय 2025। तो इनको लग रहा है कि Guyana जो है दुनिया का लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर बन सकता है। The Guyanese government is planning to use some of the tax revenue it will raise from oil to spend on education and improvements to the country's infrastructure. गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है कि भाई जो हमें टैक्स रेवेन्यू मिलेगा ना ऑयल से, उसको हम किस पे लगाएंगे? एजुकेशन पे लगाएंगे और कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने पे लगाएंगे। प्लान्ड प्रोजेक्ट्स इंक्लूड न्यू रेलवे लाइंस एंड स्टेशंस। A more extensive and cheaper rail service may enable more people to work further from home and may influence the market for substitutes such as car transport. ये जो है रेल सर्विस वगैरह बनाने वाले, जिससे क्या होगा? लोगों को ट्रैवल करने में आसानी होगी। The Guyanese government is also planning to spend some of the tax revenue on improving country's access to internet. अच्छा, गवर्नमेंट जो है वो इंटरनेट का एक्सेस भी बेहतर करने का प्लान कर रही है। Table 1.1 shows GDP per head and internet access in 7 countries in 2020. तो अब हमारे पास 7 कंट्रीज का जीडीपी पर हेड का डेटा दिया हुआ है और वहां की पॉपुलेशन जिसके पास इंटरनेट एक्सेस है उसका डेटा दिया हुआ है। तो अब ये 7 कंट्रीज का हम डेटा देख लेते हैं।
ब्राजील है, यहाँ पे जीडीपी पर हेड इतनी है, पॉपुलेशन विद इंटरनेट एक्सेस इतना है। तो बेसिकली 7 कंट्रीज का हमारे पास डेटा दिया हुआ है। तो ये वाला सवाल पार्ट एफ में आता है, तो ये पार्ट एफ करते हुए मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। फिलहाल जीडीपी पर हेड का क्या मतलब होता है? जीडीपी पर हेड का मतलब होता है जीडीपी पर पर्सन या इनकम पर पर्सन। तो इसको फिलहाल हम जो है स्किप करते हैं, पार्ट एफ करते हुए ये मैं आपको पढ़ाता हूं। अब आगे देखते हैं। Guyana has experienced a slow growth in its population size in recent years. In 2020, its birth rate was 16.5%, death rate was 6.8%, and its net migration rate was 7.7%. अब आप गौर से देखें तो नेट माइग्रेशन भी जो है वो माइनस में दी हुई है। इसका क्या मतलब है? यहाँ पे क्या हुई है? ज्यादा इमिग्रेशन हुई है, लोग कंट्री से गए हैं। ये हमें कैसे पता लगा? क्योंकि नेट माइग्रेशन किसमें? नेगेटिव साइन के साथ है। अगर ये पॉजिटिव में होती तो आई वाली इमिग्रेशन हुई होती, लोग आए होते हैं, लेकिन नेट माइग्रेशन नेगेटिव में है। इसका क्या मतलब है? लोग आपकी कंट्री से गए हैं, इमिग्रेशन हुई है ई वाली। अब विद इंक्रीज इन ऑयल प्रोडक्शन इमिग्रेशन में डिक्लाइन एंड द कंट्री में स्टार्ट टू एक्सपीरियंस नेट आई वाली इमिग्रेशन। तो जो है ये बोल रहे हैं कि जैसे ही ऑयल प्रोडक्शन बढ़ेगी तो हो सकता है आई वाली इमिग्रेशन शुरू हो जाए। A higher population may affect Guyana in number of ways, including changing the size of its labor force and affecting the environment. ये कह रहे हैं कि भाई जब Guyana की population बढ़ेगी तो इससे लेबर फोर्स पे भी इफेक्ट आएगा और एनवायरमेंट पे भी इफेक्ट आएगा। तो ये जो है हमने केस स्टडी पढ़ ली है। अब इसके जो है हम सवाल देखते हैं। तो बहुत आसान सवाल होते हैं, इतना मसला होता नहीं है। तो सबसे पहले हम पहला पार्ट देखते हैं। Calculate the number of people who are living in poverty in Guyana in 2020. यानी बोल रहा है कि बताओ कितने लोग गियाना में जो है वो पोवर्टी का शिकार थे 2020 में। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास डेटा दिया हुआ था। यहाँ पे हमारे पास गियाना की टोटल पॉपुलेशन दी हुई है जो कि है 7,90,000 और नीचे क्या लिखा हुआ है? प्रोपोर्शन ऑफ पीपल लिविंग इन पोवर्टी, यानी इसमें से 35% लोग पोवर्टी का शिकार थे। तो अगर मैं 7,90,000 को 35% से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास नंबर ऑफ पीपल आ जाएंगे जो कि पोवर्टी का शिकार है। तो देखें ऐसे ही मैंने कैलकुलेशन की हुई है। 7,90,000 जो हमारी टोटल पॉपुलेशन थी, इसको रेट से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आ गया कि इतने लोग पोवर्टी का शिकार थे। और 1 मार्क का पार्ट है तो आप जो है डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो, आपको कैलकुलेशन दिखाने की जरूरत नहीं है। अब सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है भाई? सेकंड पार्ट कहता है आइडेंटिफाई 2 कॉजेज ऑफ डिक्रीज इन द आउटपुट ऑफ शुगर इन 2020। 2 कॉजेज आइडेंटिफाई करके बताओ कि शुगर का आउटपुट क्यों गिर गया था। तो हमने पीछे 2 कॉजेज ऑलरेडी मार्क करके रखे हुए हैं। एग्जामिनर ने हमें केस स्टडी में लिख के दिए थे कि देखें क्या लिखा है। इन 2020 द शुगर इंडस्ट्री वाज हिट बाय बैड वेदर एंड फॉलिंग ग्लोबल डिमांड। शुगर इंडस्ट्री बैड वेदर और फॉलिंग ग्लोबल डिमांड की वजह से हिट हुई थी। तो आइडेंटिफाई का सवाल है, 2 चीजें आइडेंटिफाई करनी है। तो एज इट इज मैं इन 2 को कॉपी पेस्ट कर दूंगा और मैं बीच में एंड लगाऊंगा। अगर आप लोगों ने मेरी 2 मार्केट वाली वीडियो देखी हो तो आपको पता होगा कि हमें ना बुलेट्स लगाने होते हैं, ना 1 2 करके लिखना होता है, एंड करके लिखना होता है। तो यही 2 मैं एंड करके लिख दूंगा। देखिए मैंने पार्ट बी में क्या लिखा हुआ है? बैड वेदर एंड फॉल इन ग्लोबल डिमांड। तो मुझे 2 नंबर मिल जाएंगे। थर्ड पार्ट पे आते हैं जो कि पार्ट सी है हमारा। पार्ट सी कहता है एक्सप्लेन हाउ इकोनॉमिक ग्रोथ इज मेजर्ड। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे मेजर की जाती है और 2 मार्क का पार्ट है ये। तो हमें पता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ मेजर करने के लिए हम देखते हैं कि रियल जीडीपी में कितना परसेंटेज चेंज आया है। जितने परसेंटेज से आपकी रियल जीडीपी चेंज होती है उतना ही आपका इकोनॉमिक ग्रोथ का रेट होता है। तो एज इट इज मैं यही लिख दूंगा तो मुझे 2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो देखिए क्या लिखा हुआ है? इकोनॉमिक ग्रोथ इज द इंक्रीज इन रियल जीडीपी ऑफ एन इकोनॉमी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो मैंने बताया इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है? इट इज मेजर्ड बाय परसेंटेज चेंज इन रियल जीडीपी, यानी आपकी रियल जीडीपी में जितना परसेंटेज चेंज आया है वो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ का रेट होगा। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। पार्ट डी, एक्सप्लेन 2 रीजंस व्हाई लेबर मोबिलिटी में इंक्रीज इन गियाना इन द फ्यूचर। बताओ 2 रीजंस बताओ भाई कि गियाना में लेबर मोबिलिटी क्यों बढ़ेगी। तो देखिए पीछे एग्जामिनर ने केस स्टडी में लिखा हुआ था कि जो गियाना की गवर्नमेंट है ना वो क्या कर रही है, वो जो है सोच रही है कि हम टैक्स रेवेन्यू किस पे लगाएं, एजुकेशन पे लगाएं और
कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने पे लगाएं पैसे। तो मुझे एक बात बताएं, जब एजुकेशन पे पैसे लगेंगे तो कौन सी मोबिलिटी बढ़ेगी? यहां पे हमारी बढ़ेगी ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। याद है ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी क्या होती थी कि वर्कर कितनी आसानी से मल्टीपल काम कर सकता है। तो देखें, जब गवर्नमेंट एजुकेशन पे पैसा लगाएगी ना, वर्कर्स को एजुकेशन प्रोवाइड करेगी, तो इससे क्या होगा, वर्कर्स की स्किल्स डेवलप होंगी, स्किल्स एनहेंस होंगी और वर्कर्स मल्टीपल चीजें कर पाएगा, जिसकी वजह से उसकी ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी बढ़ जाएगी। दूसरा, गवर्नमेंट क्या सोच रही थी भाई? इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने का सोच रही थी। इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने से कौन सी मोबिलिटी इंप्रूव होगी? यहां पे आपकी ज्योग्राफिकल मोबिलिटी इंप्रूव होगी। ठीक है, ज्योग्राफिकल मोबिलिटी का क्या मतलब था कि वर्कर कितनी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है काम करने के लिए। तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो जाएगा तो वर्कर इजीली मूव कर पाएगा एक जगह से दूसरी जगह, तो आपकी ज्योग्राफिकल मोबिलिटी भी इंप्रूव हो जाएगी। तो आप यही 2 पॉइंट्स एक्सप्लेनेशन के साथ लिखोगे तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। तो अब आंसर भी रीड कर लेते हैं। देखें क्या लिखा हुआ है, गवर्नमेंट में इंक्रीज स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन विच इंक्रीजेस स्किल्स ऑफ वर्कर्स लीडिंग टू अ राइज इन ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। वर्कर्स की स्किल्स इंप्रूव होने से वो मल्टीपल चीजें कर पाएंगे, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी बढ़ जाएगी। दूसरा क्या लिखा हुआ है, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करेगी, इसकी वजह से वर्कर्स के लिए इजियर होगा एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, जिसकी वजह से ज्योग्राफिकल मोबिलिटी बढ़ जाएगी। तो आई होप ये भी क्लियर होगा आप लोगों को। आगे मूव करते हैं। अब हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ड्रॉ अ डिमांड एंड सप्लाई डायग्राम टू शो द इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट ऑन द मार्केट ऑफ कार ट्रांसपोर्ट। यानी कह रहा है कि अगर रेल ट्रांसपोर्ट की प्राइस कम हो जाए तो कार ट्रांसपोर्ट में क्या इफेक्ट आएगा। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि रेल ट्रांसपोर्ट और कार ट्रांसपोर्ट में रिलेशन क्या है। देखें, रेल ट्रांसपोर्ट और कार ट्रांसपोर्ट जो है वो आपस में क्या है, सब्स्टिट्यूट्स हैं। अगर एक बंदा रेल से ट्रेवल नहीं करेगा तो वो किससे ट्रेवल करेगा? कार से करेगा, या कार से नहीं करेगा तो रेल से ट्रेवल करेगा। तो ये दोनों आपस में सब्स्टिट्यूट्स हैं। तो अगर रेल ट्रांसपोर्ट की जो प्राइस है वो कम हो जाए तो लोग कार ट्रांसपोर्ट से किस पे शिफ्ट हो जाएंगे? रेल ट्रांसपोर्ट पे शिफ्ट हो जाएंगे और कार ट्रांसपोर्ट की डिमांड कम हो जाएगी। और क्योंकि ये कार ट्रांसपोर्ट के लिए एक नॉन प्राइस फैक्टर है तो कार ट्रांसपोर्ट के डिमांड कर्व में लेफ्टवर्ड या इनवर्ड शिफ्ट आएगा। तो यहाँ पे 4 नंबर का सवाल है, सिर्फ ड्रॉ का वर्ड यूज हुआ है, ना एनालाइज का वर्ड यूज है, ना एक्सप्लेन का वर्ड यूज है। तो हमें सिर्फ ग्राफ बनाना है एक्यूरेट और इसके हमें 4 नंबर मिल जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, कार ट्रांसपोर्ट का सबसे पहले इक्विलिब्रियम निकालेंगे, वहां से प्राइस और क्वांटिटी निकाल के उसके बाद हम डिमांड कर्व को लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर देंगे और वहां से हम नई प्राइस और नई क्वांटिटी निकाल देंगे। तो ये मैंने आप लोगों के लिए बनाया हुआ है, मैं दिखा देता हूं। सबसे पहले मैंने क्या किया, 2 एक्सिस बनाए और बेसिक आपका ये इक्विलिब्रियम वाला ग्राफ बनाया। यहां से मैंने प्राइस और क्वांटिटी निकाली और इसके बाद मैंने क्या किया, कार ट्रांसपोर्ट के डिमांड कर्व को लेफ्टवर्ड या इनवर्ड की तरफ शिफ्ट किया, एरो के थ्रू दिखाया और यहां से नई प्राइस और नई क्वांटिटी निकाल ली। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। अब ये हमारा सबसे खतरनाक पार्ट है जिससे बच्चे डरते भी हैं, तो इसको मैं बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, पार्ट एफ, एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन जीडीपी पर हेड एंड इंटरनेट एक्सेस। यानी कह रहा है कि टेबल में जो दिया हुआ है ना, जीडीपी पर हेड का डेटा और पॉपुलेशन विद इंटरनेट एक्सेस का डेटा, इसका रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करो। तो देखिए ये जो पार्ट एफ में हमेशा रिलेशनशिप वाला सवाल आता है ना, इसमें आपको 4 काम करने हैं, 4 स्टेप्स फॉलो करेंगे ना अगर आप, तो आपकी जिंदगी सुकून में आ जाएगी। तो पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहले आप रिलेशनशिप बताओ। ठीक है, कि डायरेक्ट रिलेशन है कि इनडायरेक्ट रिलेशन है, कौन सा रिलेशन कौन सा है आखिर 2 वेरिएबल्स के बीच। तो आप रिलेशनशिप बताएंगे, इसके बाद रीजन बताएंगे कि भाई ये जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है, डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है, जो भी रिलेशन है, ये आखिर ये रिलेशनशिप होने की वजह क्या है। उसके बाद आप एग्जाम्पल के थ्रू अपनी बात को प्रूफ करेंगे और इसके बाद आप एक एक्सेप्शन बताएंगे। एक्सेप्शन जरूर कोई ना कोई होती ही होती है। तो अब हम इसको डिटेल में देखते हैं। देखें, सबसे पहले अगर जो है मैं हाईएस्ट जीडीपी पर हेड वाली कंट्री मार्क करूं तो हाईएस्ट जीडीपी पर हेड वाली कंट्री मेरे पास क्या है, आइसलैंड है। आइसलैंड का जीडीपी सबसे हाईएस्ट है जीडीपी पर हेड और यहां पे पॉपुलेशन में इंटरनेट एक्सेस भी हाईएस्ट है। ठीक है, अब मैं लोएस्ट अगर मार्क करूं
तो लोएस्ट मेरे पास जो है वो एरिट्रिया नाम की एक कंट्री है और इसका जीडीपी पर हेड सबसे कम है और इसका पॉपुलेशन विद इंटरनेट एक्सेस भी सबसे कम है। इससे मुझे क्या समझ आ रहा है कि देखें, अगर आइसलैंड का जीडीपी पर हेड ज्यादा है तो इसका पॉपुलेशन विद इंटरनेट एक्सेस भी ज्यादा है। अगर एरिट्रिया का जीडीपी पर हेड कम है तो इसका पॉपुलेशन विद इंटरनेट एक्सेस भी कम है। तो देखें यहाँ पे एरोज सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसका मतलब कौन सा रिलेशन है मेरे पास यहाँ पे, पॉजिटिव या डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है। यानी जीडीपी पर हेड और आपका पॉपुलेशन विद इंटरनेट एक्सेस में कौन सा रिलेशन बन रहा है, डायरेक्ट रिलेशनशिप बन रहा है। और ऑब्वियस सी बात है, इसका रीजन क्या है, जब जीडीपी पर हेड यानी इनकम पर पर्सन आपकी कंट्री में ज्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है वो इजीली इंटरनेट एक्सेस अफोर्ड कर पाएंगे और ज्यादा इंटरनेट एक्सेस जो है होगा लोगों के पास। तो बेसिक सा रीजन है कि भाई जीडीपी पर हेड ज्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है लोग अफोर्ड कर पाएंगे और इंटरनेट एक्सेस भी ज्यादा होगा। तो हमने रिलेशनशिप आइडेंटिफाई कर लिया कि पॉजिटिव है, हमने जो है रीजन भी बता दिया कि भाई जब इनकम पर हेड बढ़ेगी, जीडीपी पर हेड बढ़ेगी तो लोग इजीली अफोर्ड कर पाएंगे। अब जो है मैं आइसलैंड की एग्जांपल देके इसको बता दूंगा कि देखो भाई आइसलैंड में जो है आपका जीडीपी पर हेड सबसे ज्यादा है और आपका पॉपुलेशन विद इंटरनेट एक्सेस भी सबसे ज्यादा है। तो ये 3 स्टेप्स मैंने कर लिए। अब मुझे एक्सेप्शन ढूंढनी है, हमेशा कोई ना कोई एक्सेप्शन जरूर होगी जहां पे ये रिलेशन फॉलो नहीं हो रहा होगा। तो यहां पे हमारे पास एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन हमारे पास है गियाना। देखिए गियाना कैसे एक्सेप्शन है, देखें गियाना का जीडीपी पर हेड ज्यादा है लेकिन अगर मैं देखूं तो उसका पॉपुलेशन विद इंटरनेट एक्सेस कम है। अब ऐसा क्यों है, देखिए अगर मैं इसको मोरक्को से कंपेयर करूं ना तो मोरक्को का आपका जीडीपी पर हेड कम था फिर भी इंटरनेट एक्सेस ज्यादा था, लेकिन अगर इससे मैं गियाना को कंपेयर करूं तो इसका जीडीपी पर हेड ज्यादा है लेकिन पॉपुलेशन विद इंटरनेट एक्सेस कम है। तो गियाना मेरे पास जो है एक एक्सेप्शन बन जाता है, तो मैं इसको एक्सेप्शन के तौर पे लिख सकता हूं। तो अब जो है मैं आपको अपना डिटेल्ड आंसर पढ़ाता हूं। देखें क्या लिखा हुआ है, द एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप बिटवीन जीडीपी पर हेड एंड पॉपुलेशन विद इंटरनेट एक्सेस इज पॉजिटिव। मैंने पहले रिलेशन बता दिया। अब द हायर द जीडीपी पर हेड द हायर द इंटरनेट एक्सेस, as higher income increases households ability to pay for internet access। तो मैंने रीजन बता दिया अफोर्डेबिलिटी वाला कि भाई जब इनकम पर पर्सन ज्यादा होगी तो अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी और वो इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। यहां पे मैंने आइसलैंड की एग्जांपल दे दी और मैंने एक्सेप्शन में क्या लिखा, गियाना इज एन एक्सेप्शन एज इट हैड हायर जीडीपी पर हेड बट लो इंटरनेट एक्सेस। तो मैंने गियाना की एक्सेप्शन बता दी। तो ये 4 स्टेप्स में अगर आप एफ पार्ट करेंगे तो आपको पूरे नंबर इंशाल्लाह मिल जाएंगे। अब हम जो है सेकंड लास्ट पार्ट पे आते हैं हमारा, जो कि है पार्ट जी। तो इसको शुरू करते हैं, डिस्कस। अच्छा भाई पार्ट जी हमारा शुरू हो रहा है डिस्कस से, और आपको पता होगा कि डिस्कस वाला सवाल हमेशा 2 साइडेड होता है। तो डिस्कस वेदर और नॉट द डिस्कवरी ऑफ ऑयल इज लाइकली टू इंक्रीज द लिविंग स्टैंडर्ड्स इन गियाना। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जो केस स्टडी का या डेटा रिस्पॉन्स का 6 मार्क वाला क्वेश्चन होता है ना डिस्कस वाला, इसमें आपको 2+1 वाली स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। तो आखिरी के 2 पार्ट्स हमेशा डिस्कस वाले होते हैं जिसमें आप 2+1 वाली स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे। यानी यहां पे हमें क्या करना है, हमें पहले स्टेटमेंट से अग्री करना है और फिर डिसएग्री करना है और टोटल हमें 3 पॉइंट्स लिखने हैं। आपकी मर्जी है, अगर आप अग्री में 2 पॉइंट्स लिखना चाहते हैं आप अग्री में 2 पॉइंट्स विद एक्सप्लेनेशन लिख दें, डिसएग्री में 1 पॉइंट लिख दें। अगर आप अग्री में 1 लिखना चाहते हैं, डिसएग्री में 2 लिखना चाहते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। 2+1 वाली स्ट्रेटेजी है, टोटल 3 पॉइंट्स होने चाहिए। आपकी चॉइस है, या अग्री में ज्यादा लिखें या डिसएग्री में ज्यादा लिखें, लेकिन 2 साइडेड आंसर लिखना जरूरी है क्योंकि डिस्कस वाला सवाल है। तो कह रहे हैं कि अगर गियाना में ऑयल की डिस्कवरी होती है तो क्या लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ेंगे? तो पहले हम बिल्कुल अग्री करेंगे, क्योंकि देखें जब गियाना में ऑयल की डिस्कवरी होगी तो ऑयल की डिस्कवरी होने की वजह से गियाना अब ऑयल एक्सपोर्ट करना शुरू करेगा। जब ये ऑयल एक्सपोर्ट करेगा तो इसको एक्सपोर्ट रेवेन्यू मिलेगा और कंट्री में एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, अब आप इसकी इलेबोरेशन कैसे करेंगे, एनालिसिस वगैरह कैसे करेंगे कि भाई आगे जाके क्या होगा, इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी, उनकी परचेजिंग पावर, अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी, कंट्री में पॉवर्टी कम होगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगी। तो ये सारी एक्सप्लेनेशन आप 2 पॉइंट में करके इजीली लिख सकते हो। ठीक है, अब डिसएग्री कैसे करेंगे भाई,
कि जब डिस्कवरी ऑफ ऑयल होगी तो इससे लिविंग स्टैंडर्ड्स क्यों इंप्रूव नहीं होंगे। अब हमें डिसएग्री करना है, तो डिसएग्री में मैं क्या लिखूंगा कि जब आप ऑयल की डिस्कवरी करोगे तो इससे पोल्यूशन वगैरह क्रिएट होगी, एक्सटर्नल कॉस्ट क्रिएट होगी, इससे उल्टा लोगों की हेल्थ खराब हो सकती है और लिविंग स्टैंडर्ड्स गिर सकते हैं। तो मैंने डिसएग्री में एक पॉइंट लिख दिया। तो अब इसका सॉल्व द आंसर हम पढ़ते हैं तो और क्लियर होगा आपको। तो देखें क्या लिखा है, डिस्कवरी ऑफ ऑयल में इंक्रीज लिविंग स्टैंडर्ड्स, पहले मैं एग्री कर रहा हूं, as this might lead to rise in export revenue which will increase aggregate demand leading to a rise in real GDP. Higher incomes will increase purchasing power, affordability बढ़ेगी, poverty कम होगी, living standards बढ़ेंगे, unemployment कम होगी। तो ये मैंने 2 पॉइंट एक साथ लिख दिए। अब मैं डिसएग्री करूंगा, on the other hand it may reduce living standards as it will create pollution, external cost and will harm people's health। तो मैंने अग्री में 2 लिखे, डिसएग्री में मैंने 1 लिखा। तो इस तरीके से आपने अपना आंसर ड्राफ्ट करना है। अब आ जाते हैं लास्ट पार्ट जो कि पार्ट एच है, वो भी डिस्कस वाला सवाल है और इसको करते हैं, डिस्कस वेदर और नॉट गयाना वुड बेनिफिट फ्रॉम एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ इट्स पॉपुलेशन। अगर गयाना की पॉपुलेशन बढ़ जाए तो क्या इसको बेनिफिट होगा। तो यहाँ पे भी 2+1 वाली स्ट्रेटेजी है, अग्री और डिसएग्री करना है। तो मैं अग्री कैसे करूं, भाई गयाना की पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या फायदा होगा उसको। सबसे पहले गयाना की पॉपुलेशन बढ़ेगी तो गयाना की लेबर फोर्स बढ़ेगी, जब लेबर फोर्स बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्स मिलेगा जो कि गवर्नमेंट 10 अलग अलग जगहों पे लगा सकती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप ये लिख दोगे। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या लिखा है, गयाना में बेनिफिट फ्रॉम इंक्रीज इन पॉपुलेशन, अगेन मैं अग्री कर रहा हूं यहां पे पहले, एज दिस माइट इंक्रीज लेबर फोर्स, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी इसकी वजह से और गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्स रेवेन्यू मिलेगा। दूसरा पॉइंट मैंने क्या लिखा हुआ है अग्री में, इसकी वजह से क्या होगा, कंट्री का आउटपुट बढ़ेगा, रियल जीडीपी बढ़ेगी और इकोनॉमिक ग्रोथ भी आ सकती है। तो मैंने 2 पॉइंट्स यहाँ पे अग्री में लिख दिए हैं। अब पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से गयाना को क्यों बेनिफिट नहीं होगा, डिसएग्री करना है मुझे। तो मुझे बताएं क्या हो सकता है डिसएग्री का, मैं क्या लिख सकता हूं डिसएग्री में। तो देखें क्या लिखा हुआ है मैंने कि अगर गयाना की पॉपुलेशन बढ़ी तो भाई पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ज्यादा लोग होंगे, वो पोल्यूशन भी तो ज्यादा करेंगे, जब पोल्यूशन ज्यादा करेंगे तो कंट्री का एनवायरमेंट डैमेज होगा, लोगों की हेल्थ इफेक्ट हो सकती है। तो देखें क्या लिखा हुआ है, ऑन द अदर हैंड मैं डिसएग्री करूंगा, इट मे नॉट बेनिफिट एज लार्जर पॉपुलेशन मे कॉज पोल्यूशन व्हिच विल डैमेज द एनवायरमेंट एंड मे हार्म पीपल्स हेल्थ। तो जहां मैंने डिसएग्री कर लिया, ऐसे आपको केस स्टडी करनी होती है। आई होप ये केस स्टडी आपको क्लियर होगी। इंशाल्लाह हम और भी केस स्टडी या डेटा रिस्पॉन्स की प्रैक्टिस करते रहेंगे। थैंक यू।